हमारी सरकार बना दो, हम तुमको मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त साइकिल देंगे, मुफ्त मोटरसाइकिल देंगे, मुफ्त कार देंगे, मुफ्त अस्पताल देंगे, मुफ्त में हर चीज मुफ्त कर देंगे। तुम बनाओ सरकार मेरी। तुम लोग भी क्या उधरे टच हो क्या थोड़े बहुत है? वो तो मुझे परिवार मानते हैं, लेकिन मैं उनको परिवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी बीबी को छोड़ दिया वो मुझे क्या अपनाएगा? बीबी का छोड़ना गलत था। अरे बीबी का छोड़ना गलत तो था ही यार। नेताओं की बात ये, माननीय अखिलेश यादव का, माननीय राहुल गांधी का ये सपना, ये 4 वर्ष जो अग्निपथ लाए हैं, इसको उठा करके और इसको पिंडदान करा देंगे। जो 85% लोग हैं, जो कमेरा है, जिसने काम किया, खेतों में हल चलाया, जिनके आंखों में गड्ढे पड़ गए, जो गरीब हो गए, लाचार हो गए। मोदी मीडिया कैसे सुधर सकती है? क्या इसमें सुधार लाने की कैसे हो सकता है? देखिए, सत्य जिस दिन धारण कर लेंगे आप लोग और लालच का परित्याग कर देंगे, उस दिन भारत का निर्माण, असली भारत उतर आएगा। इस देश के कितने राजनेता ऐसे हैं आपकी पार्टी में, या जो पार्टी का नाम ले रहे हैं आप, जिस पदों में है, जो पक्ष में है यार, सबसे उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को किसान जवान बनाना चाहते हैं? क्या आप बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाया अभी तक? अरे देखिए, सेवा करेंगे वो 4 वर्ष और तुम भारत के पार्लियामेंट में बैठोगे 5 वर्ष। तो पहला इनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, दहेज एक्ट का हो या उनको छोड़ने का हो। 400 पार तो हम तुम्हें बता रहे हैं, 150 सीटें ले आए तो मेरा नाम बदल देना। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर गैस सिलेंडर 300 350 का मिलता था, आज ये 1000 का है, इसलिए 400 पार नहीं है। तो जिस दिन आप सदन में जाएंगे उस दिन आपका बेटा रसिया पढ़ेगा। रसिया मेरा पढ़ रहा है। लोग थे, इन लोगों ने अतिरिक्त शिक्षा लेने के लिए लंदन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूके सब जगह भेजा था। तो वो वहां से जब आते थे तो इन किड़बिड़ 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 बोलते थे, तो हमारे बच्चे दब जाते थे। तो हमने कहा जब ये वहां भेजेंगे तो मैं भी भेजूंगा, कितना पैसा लगेगा देखेगा, खेती भेज देंगे। अगर आप 1500 की डीएपी अगर 500 की कर दो, आज यूरिया 50 किलो की कर दो और उसका रेट 200 रुपए कर दो। किसान के बेटे के साथ राजनेता का भी बेटा, वो हायर क्लास का भी जो लेवल का व्यक्ति है, जिसको आप कह रहे हैं कि इसको अब आरक्षण में ही मिलना चाहिए, वो भी, उसका भी बेटा एक ही स्कूल में हम सब साथ बैठ के पढ़े और एक सामान्य व्यवहार हो। 24 के बाद अगर शुरू होगा तो ये 14 के पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे 14 में तो मोदी आ गए थे। 14 के पहले की बात, 14 के पहले भी स्कूल सब कांग्रेस के बने हुए, मोदी ने तो शौचालय बनवाया है। 4 लाख रुपए 4 दिन के लगे थे। तो अगर एक आम वंचित वर्ग का या स्वर्ण समाज का ही कोई गरीब व्यक्ति जाकर वहां ऑपरेशन या इलाज करवाना चाहे, वो कैसे संभव है? अगर नहीं संभव है तो क्यों सरकारी हॉस्पिटलों को इतना सुगम और सरस उस समय नहीं बनाया गया जिस समय आज आप बात कर रहे हैं? नमस्कार, जो आज हमारे साथ हैं भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस समय ये है सैफई में। उद्देश्य क्या हो सकता है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ गए होंगे। 2 दिन वोटिंग बची है मैनपुरी की, वो भी आप समझ रहे होंगे। किस परिप्रेक्ष्य में आए होंगे वो आप समझ ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता है। फिर भी इनसे पूछते हैं क्या कारण हुआ यहाँ आने का। मेरा नाम रामकरण कश्यप है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय वंचित समाज पार्टी का जी। और मेरा और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी का गठबंधन था पहले 2022 में। इसके बाद में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में समझौता कर लिया है। आज मैं सैफई में हूँ। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव ने मुझे बुलाया था। आज यहाँ रथ यात्रा है और हमारा मकसद है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है नारा पीडीए का। पीडीए एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में। पीडीए क्या है? हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को भी लेते हैं, लेकिन पी फॉर प्रोग्रेसिव है, उन्नतशील है। डी फॉर डेमोक्रेटिक है, ए फॉर अलायंस है। इसका अलायंस हमने बना दिया है पीडीए के रूप में पूरे भारत में, और इसकी आबादी 80% है। और देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस पीडीए को बहुत कमज़ोर कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसमें पीडीए का हिस्सा मार लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। मैं वहाँ धरने में था। श्रीमान जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है 85% लोग पीडीए फॉर्मूला के अंतर्गत पूरे भारत में हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के लोग 14% से 15% के बीच में हैं। तो ये पीडीए लोग जो हैं, और कई सारे बहुत सारे नेता हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके उत्थान की, तो उत्थान की जगह शोषण क्यों? नहीं, शोषण सभी पार्टियां नहीं करती हैं।
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के बारे में बहुत कुछ किया है, नौकरी दी है, विधानसभा में विधायक और एमपी एमएलए भी बनाए हैं, और साथ में कांग्रेस पार्टी है उसने भी पीडीए की बात की है, और जातिगत जनगणना की बात अगर किसी ने उठाई है तो समाजवादी पार्टी ने उठाई है। तो जातिगत जब जनगणना होगी तो सबकी स्पष्ट स्थिति आ जाएगी किसकी की। जब पीडीए की बात कर रहे हैं आप, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और इन सबके उत्थान की बात कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना और जाति को उसके अंदर लाने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता है, इसलिए कि पीडीए की जाति की जनगणना होने में ये पता चलेगा कि नाई, भुर्जी, तेली, तमुली, अरग, बारी, कहार, कुमार, नट, जोगी, बैगा, भरभुंजा, शर्मा, लोहार, बड़ी, सक्सेना, माली, दर्जी, कश्यप, निषाद, गुड़िया, मल्ला, धीमर, रेकवार, मांझी, मंझवार, तुराव, सैनी, बिंद, कोल, बिल, काची, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी और यादव और कुर्मी, जाट और मुसलमान और दलित समाज के लोग, इनकी स्पष्ट स्थिति आ जाएगी कि इनका कितना वोट है। उतनी नौकरी मिलनी चाहिए ना, ये हमारी लड़ाई है। देश में हिस्सा मिलना चाहिए ना। हिस्सा मिलेगा, उसके लिए आपको अपने समाज को शिक्षित करना होगा। उस प्रयास में आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा में भी बराबरी नहीं है। कॉर्पोरेट लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल बना दिए, 10,000 रुपया महीना क्या नाम की सैलरी है। अभी मैं लखनऊ में था, एक ठेली वाले से मैंने गोलगप्पे खा रहा था, उसने कहा भैया मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बहुत बड़ी महंगाई है और हमारी कमर तोड़ दी है, हम बच्चों की फीस नहीं दे पाते। ये पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुशलता थी, अमन चैन था, लेकिन आज किसान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं असुरक्षित हैं और यहाँ तो उन्माद है, धर्मवाद है। अभी योगी जी कह रहे थे कि गौ माता के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान लगा दूंगा। मैं कहता हूँ कि जब बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है उस समय आपने बयान नहीं दिया कि मैं जान लगा दूंगा अपना, तो ये क्या? तो उत्तर प्रदेश में बयान देते हैं अपराधी अगले चौराहे पर राम राम सत्य। राम राम सत्य कहाँ? अपराधी तो उन्हीं के लोग हैं और अब वो मारते दूसरे को हैं। ये तो वो नकाब ओढ़ रखा है ना उन लोगों ने। अपराधी सब उनके सुरक्षित हैं, अपराधी उनके, ये तो पार्टीवाद के रूप में अपने अपराधियों को सुरक्षित रखा है और ऐसे इंसानों को मार देते हैं जिनका कोई अपराध नहीं है। नेताजी, आपने जातीय जनगणना की बात की, मतलब आप भी जाति से प्रभावित हैं जी। तो कौन सी जाति से आते हैं? मैं कश्यप और मछुआरा जाति से हूँ, जिसमें ये ओबीसी में आती है। ओबीसी में आते हैं। हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी तक आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला। हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में बहुत खराब है, इसलिए आरक्षण की बात कही थी। हमारा एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में है, संजय निषाद, उसने आरक्षण के नाम से यहाँ आंदोलन में भी साथ में था, आंदोलन किया, लेकिन वो भाजपा के चंगुल में जाकर के अब वो आरक्षण की बात भूल गया। जब इंडिया की सरकार आएगी भारत में तब जाकर के हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़के आरक्षण दिलवा के रहेंगे और कोई माइक लाल ऐसा नहीं है जो आरक्षण को रोक सके। ये मेरा चैलेंज है। आरक्षण किस आधार पर चाहते हैं? जातीय आधार आरक्षण? देखिए, अच्छा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो एक तरह से आरक्षण ही हो जाएगा। जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आरक्षण ही हो जाएगा। लेकिन आरक्षण क्यों बनाया था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? जब देश आजाद होता है तो 1952 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया और देश में जब आरक्षण की बात आई तो 27% आरक्षण बैकवर्ड को मिला, 22.5% SC ST को मिला, 49.5% था। लेकिन 10% आरक्षण जनरल को, जिसने कभी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने आरक्षण मांगा नहीं, उसको 10% आरक्षण मिल गया और बैकवर्ड में जो वंचित लोग थे उनको आरक्षण नहीं मिला। आखिर ये क्यों? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जनरल को आपने आरक्षण क्यों दिया? और जबकि हमारा आरक्षण जब हम मांग रहे हैं, हम 15 साल से 20 साल से आरक्षण की आवाज उठाते हैं, मछुआरों का आरक्षण, तो आपने क्यों नहीं दिया? महोदय जी, अगर ऐसा कुछ हो जाए इस देश में, स्वर्ण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग, इन सबको जाति के आधार पर न आरक्षण देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आपको, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की आवश्यकता है या आपके बच्चों को है। क्यों नहीं है? क्यों है? आपका इतना उत्थान हो गया, आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं किसान था, मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म हुआ, तब जाकर के मैंने पार्टी बनाई ना। सशक्त नहीं हुआ, मेरा समाज सशक्त होगा। जब मेरा समाज गांव में सशक्त होगा तब सशक्तिकरण आएगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जाति के आधार पर आरक्षण ना होकर आर्थिक आधार पर रहेगा। आर्थिक आधार में ये कभी नहीं करेंगे। इन लोगों ने तो बड़े लोगों को, अडानी अंबानी को बैठा रखा है, देश को बेच रखा है। उसमें देखिए सबका फायदा है, स्वर्ण समाज किसी का फायदा नहीं है। हमारा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो स्वर्ण समाज के जो गरीब बच्चे हैं जिनके, अच्छा आप ही बता दो आर्थिक आधार से कैसे होगा? करेगी भाजपा? करवाएंगे आप लोग तो आवाज। अरे हम करेंगे ना, जब हमारा एनडीए सरकार में आएगी तो हमारी जो एजेंडा है हमारा 1 लाख प्रत्येक परिवार की महिला को घर में पैसा मिलेगा। 1 लाख
भाजपा की बात ही मत हमारे करिए। आदरणीय जब आप अखिलेश कह रहे यादव हैं- का कहना है जब आप कि कह रहे किसानों हैं- की लड़ाई जब आप लड़ेंगे कह रहे नौजवानों हैं, नेताजी जब आप कह रहे हैं कि हम 24 में अपनी सरकार बना रहे हैं, तो भाजपा को पीछे छोड़िए, भाजपा पे क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ आइए कि जैसे मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि स्वर्ण समाज के लोग हों, वंचित समाज के, दलित समाज के, सब जिनका उत्थान ना हुआ हो, स्वर्ण समाज में भी बहुत सारे गरीब मैं परिवार के लोग सवर्ण हैं समाज का विरोध नहीं करता हूँ, और वंचित समाज मैं में भी बहुत उस लोग हैं। विचारधारा का विरोध करता हूँ जिसने भारत को अंधविश्वास में ढकेल दिया, जिसने स्कूल कॉलेज को बंद करा करके मंदिर में जा करके पूजा आराधना की बात की, जिसने कमर उठाने की बात कही, कलम की बात नहीं की है। उस कलम की बात करता हूँ जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमको शिक्षा का मौलिक हक दिया था। उस मौलिक हक को छीनने का काम किया इन्होंने। समता, एकता, अखंडता, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद की बात को मिटाने का काम किया इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि देश में, कौन चाहता है ऐसा ये मिटा दें? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में अंधविश्वास हो, लोगों के अंदर शिक्षा न हो, लोग मठ और मंदिर में जाकर के वहां घंटा हिलाएं और बच्चे भूखों मरे, 5 किलो अनाज ले जाओ, घर में भिखारी बन जाओ। ये देश की स्थिति कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि देश की आय, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और जाइए किसान से पूछ लो, घर में 2 रुपए नहीं है। क्या बात करते हैं आप? और मीडिया के लोग ज्यादातर बिके हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया उसी को दिखाती है जब टीवी खोलो, मोदी जी, अच्छा योगी जी। महोदय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के, आप तो मेरे चैनल पे आ गए। आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, सब नहीं है, सुनिए, सुनिए, कुछ लोग हैं ऐसे। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। जो बड़े बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े घाघ हैं, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला जाता है आम भाषा में, वो लोग क्यों छोटे चैनलों पर आने से डरते हैं? गोदी मीडिया अगर है तो गोदी मीडिया के पास जाते ही क्यों हैं? नहीं, मैं तो उन लोगों को कहते हैं जो टीवी में मैं जब देखता हूँ तो मोदी, योगी, हाँ, कहीं अखिलेश की फोटो, कहीं राहुल गांधी की फोटो कम दिखती है। योगी मोदी, योगी भाई मोदी, क्यों योगी जाते हैं? जब आखिर गोदी क्या मीडिया है है ये तो सब? क्यों जाते हैं उस मीडिया पे? हम तो कहते हैं हमारे जैसे पास आए, नेटवर्क भारत हम है, निष्पक्ष हम आपसे आपका बात सम्मान करते हैं। मैं मीडिया चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया 4 स्तंभ है देश में, और चौथा स्तंभ हमारा डगमगा गया, वो भाग पड़ा, मोदी मोदी मोदी। तो ये गोदी मीडिया का जो संदर्भ आपने बताया हमें, गोदी मीडिया कैसे सुधर सकती है? क्या इसमें सुधार लाने की कैसे आवश्यकता है? देखिए, सत्य जिस दिन धारण कर लेंगे आप लोग और लालच का परित्याग कर देंगे, उस दिन भारत का निर्माण, असली भारत उतर आएगा। अभी आप सत्य में नहीं है, लालच में है, और जो लालची लोग होते हैं वो कभी भारत को असली भारत नहीं बनाना चाहते हैं। वो गुलाम बनाने का काम करते हैं इस देश के लोगों को। जो 85% लोग हैं, जो कमेरा है, जिसने काम किया, खेतों में हल चलाया, जिनके आंखों में गड्ढे पड़ गए, जो गरीब हो गए, लाचार हो गए, जिन्होंने यहाँ से अन्न उगा करके लोगों को, देश को खिलाया, वो आज लाचार हैं, बेचारा। उनका बेटा फौज में जाकर बॉर्डर में रक्षा करता है, किसान खेत में अपनी ड्यूटी देता है, आज वो क्यों परेशान है? जो बॉर्डर में काम करता था उसको बात तो बहुत अच्छी कही आपने, पूरी नौकरी मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत के नौजवानों को सिर्फ 4 वर्ष नौकरी देने का अग्निपथ। इस देश के, ये क्या है अग्निपथ? इस देश के कितने राजनेता ऐसे हैं आपकी पार्टी में, या जो पार्टी का नाम ले रहे हैं आप, जिस पदों में है, जो पक्ष में है यार, सबसे उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को किसान, जवान बनाना चाहते हैं? क्या आप बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाया अभी तक? अरे देखिए, मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे समाज में डॉक्टर है नहीं, तो मेरी बेटी MBBS कर रही, 3रा वर्ष है। मैं कानून का विद्यार्थी बनाना चाहता हूँ, बाबा साहब कानून के विद्यार्थी थे, तो क्योंकि मेरे समाज में अभी मेरे मछुआरों में कानून का ज्ञान नहीं, तो कानून में का विद्यार्थी। मेरे घर में पुलिस में है, मेरे घर में बैंक में है, मेरे घर में फौज में है, मेरे घर में मास्टर है, मेरे घर में चपरासी है। ये रही आपके घर की बात। तो आपने मेरी बात पूछी ना, मैं पूरे जिन लोगों के पक्ष की भी पूछ रहा हूँ, विपक्ष की भी पूछ रहा हूँ, नेताओं की पूछ रहा हूँ। तो नेताओं में सब आते हैं आप। देखिए, सब नेताओं की बात ये, माननीय अखिलेश यादव का, माननीय राहुल गांधी का ये सपना कि ये 4 वर्ष जो अग्निपथ लाए हैं, इसको उठा करके और इसको पिंडदान करा देंगे, इसको खत्म कर देंगे, समंदर में डाल देंगे, पूरी नौकरी मिलेगी। भारत का बेटा जब शहीद होगा तो मान सम्मान के साथ वो घर लौट के आएगा तिरंगे में, और उसको पूरा हक मिलेगा। देश की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा विघन अपराध किया है, जो 4 वर्ष का नौकरी दी है। जो राष्ट्र की सेवा करेंगे वो 4 वर्ष, और तुम भारत के पार्लियामेंट में बैठोगे 5 वर्ष और 2-2 लाख तनख्वाह लोगे, ऐसा करोगे? हमें ऐसा कब देखने को मिल सकता है कि किसी राजनेता का अभी देखो, 24 में देखो, 24 में देखो, सब सेना में, ये पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी। सेना में भी 24 में पूरी गंदगी खत्म होने वाली है। विरासत संभालता हुआ बेटा राजनीति में ना आए, अगर वह राजनीति में अपने बलबूते आना चाहता है
और मेहनत करता है पटल पे, ग्राउंड पे, तो वो आए। लेकिन बाप की विरासत पाकर बेटा राजनीति में आ जाए, बेटी राजनीति में आ जाए, इसको किस तरह से? अरे यार ये बताओ, बाप के पास 100 बीघे जमीन थी और बाप के मरने के बाद वो क्या जमीन दूसरे को दे देगा? वो तो करेगा जमीन ही। तो एक सेकंड बताइए, सिर्फ किसान का बेटा ही जवान क्यों बनेगा, नेता का बेटा क्यों नहीं बनेगा? अरे बनते क्यों नहीं है? कहाँ बन रहे हैं? अरे बताइए एक दो नेता। अरे क्यों नहीं बनेंगे दो नेता यार? का नाम बताइए। मेरे परिवार में मैं नेता हूँ, मुझे मानते हो कि नहीं मानते? आप नेता हो? मेरे घर में आर्मी में, पुलिस में, और किसको बताऊं मैं? अभी आपके घर का छोड़ दीजिए, और किसी नेता के? दो नेता का नाम मैंने पूछा था, और किसी नेता? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हमें आर्मी में जैसे मोदी जी कहते हैं मैं पूरा भारत मेरा परिवार है, तो मैं कहता हूं अखिलेश यादव का पूरा परिवार है। देख लो उठा करके नाम शहीदों का, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव शहीद हुआ इस भारत के लिए, आप उठा के देख लो। यादव शहीद हुआ है तो उनका परिवार है तो है, अलग की है। अरे क्या पूछना चाहते हैं आप? हर यादव, अखिलेश यादव जी का परिवार तो है नहीं। अरे मोदी जी का पूरा भारत परिवार है। हर यादव, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का पूरा भारत परिवार है, मैं कहाँ कह रहा अखिलेश जी का केवल मैं कहाँ उनका कह रहा परिवार नहीं है। आप भी तो नहीं है उनके परिवार के, हम भी नहीं है उनके अरे परिवार वो तो मुझे परिवार मानते हैं, लेकिन मैं उनको परिवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी बीबी को छोड़ दिया वो मुझे क्या अपनाएगा? तो बीवी का छोड़ना गलत था। अरे बीबी का छोड़ना गलत तो था ही यार। बीवी का परित्याग तो प्रभु श्री राम ने भी किया। श्री राम ने किया नहीं था, श्री राम ने तो तपस्या के लिए भेजा था, उसके कहने से कि वो दिवाकर ने कहा था कि लंकापति रावण के पास में रही थी, शायद ये दूसरी हो गई तो उनको तपस्या के लिए छोड़ा था। लेकिन उनकी पत्नी, मोदी की पत्नी कहाँ तपस्या के लिए छोड़ी गई है? वो कहाँ गलत थी? उनको किसने कहा था छोड़ दो? ये बताओ। ये तो पहला इनके खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, दहेज एक्ट का हो या उसको छोड़ने का हो। 400 पार को किस तरह से देखते? 400 पार है ही नहीं है। 400 पार तो हम तुम्हें बता रहे हैं, 150 सीटें ले आए तो मेरा नाम बदल देना। इस समय इस भारत की स्थिति जो है, किसान अंगड़ाई में है, नौजवान अंगड़ाई में है, हर दिल में ये आवाज आती है कि भाजपा हटाओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। क्या बात तो 400 पार नहीं हो, कोई समीकरण नहीं। भैया 150 पार नहीं हो रहे हैं, तुम क्या बात करते हो? तुम लोग भी क्या उधरे टच हो क्या? थोड़े बहुत थोड़ा बहुत आप जैसा चरितार्थ करें, आपकी जिम्मेदारी है चरितार्थ करना। हमें 400 पार एक आदमी, मैं नारा लगा रहा हूँ, मैं नारा लगा रहा हूँ 400 पार का। संघ क्या कहता था? मैं 400 पार का नारा लगा रहा हूँ। आप क्यों बार बार कहते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ 150 पार देखते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि 400 पार आ गया। जब देश 400 पार कैसे नहीं होगी? 50 किलो की जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो 50 किलो की यूरिया आती थी, आज वो 40 किलो की यूरिया है। इसमें ये 400 पार नहीं होंगे। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर गैस सिलेंडर 300 350 का मिलता था, आज ये 1000 का है, इसलिए 400 पार नहीं है। जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को भत्ता मिलता था, पेंशन मिलती थी, और वो बेरोजगारी भत्ता मिलता था, पेंशन मिलती थी, साइकिलें मिलती थी, लैपटॉप मिलते थे, और गांव में किसानों को सुविधाएं मिलती थी, विकास होता था, सब कुछ होता था। वो कहीं कुछ नहीं है, अब तो लठमाल हो रही है। एक सामाजिक मंच से एक देश के गृह मंत्री जी ने कहा, क्या कहा? कि हमारी सरकार बनाओ 29 तक मुफ्त राशन। किस प्रकार से? अब ये देख लो, हमें तुम सरकार बना दो, हमारी सरकार बना दो, हम तुमको मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त साइकिल देंगे, मुफ्त मोटरसाइकिल देंगे, मुफ्त कार देंगे, मुफ्त अस्पताल देंगे, मुफ्त में हर चीज मुफ्त कर देंगे। तुम बनाओ सरकार मेरी, तुम अपने घर से दोगे, तुम बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास, हमारा ही खजाना, हमारा वोट, हम मुफ्त देंगे। क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे। तो अब क्या चाहते हैं आप? क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए? क्या करेंगे जीतने के बाद? और क्यों और किस उद्देश्य के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं? समाज क्या है उद्देश्य? देखिए, समाज के लिए मेरा सपना ये, मैं तो बैकवर्ड का दलित समाज का आदमी हूँ, तो मेरा सपना जब राजनीति में मैं आया तो मैंने कहा इस देश में अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो सबकी हिस्सा आ जाए कि कितनी तुम्हारे 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है। इसके बाद जब नौकरी वहां से निकले केंद्र की, प्रदेश की, तो उसके अनुपात में यहाँ नौकरी बांटी जाए, तो वो आरक्षण का सिस्टम पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये जो शिक्षा की दोहरी नीति है, एक तरफ शिक्षा प्राइमरी में, एक तरफ कॉन्वेंट में, इसकी शिक्षा का सिलेबस एक तरह किया जाए, किताब एक तरह की हो, तो पढ़ाई और बौद्धिक विकास एक तरह का हो। हमारा सपना ये है। और हमारा सपना यह है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी अपने सुरक्षा के लिए बढ़िया सुंदर वातावरण में जिए और टेंशन और भय मुक्त रहे। ये मेरे विचार। श्रीमान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा एक जैसी ही होनी चाहिए, चिकित्सा भी एक जैसी होनी चाहिए।
लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कब तक ये मान लिया जाए कि किसी भी राजनेता का बेटा, बड़े बड़े राजनेताओं का बेटा यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूके जैसे देशों में पढ़कर आकर हम पर शासन नहीं थोपेगा। वो यहीं पढ़ेगा जो इस देश का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ता है, किसानों का बच्चा पढ़ता है, वहाँ पढ़ेगा और वहाँ से वो आए राजनीति में और देश संभाले, तब उसको देश के विषय में कुछ पता हो। देखिए कब तक ऐसा ऐसा है, हो सकता है? अब आपने रसिया, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये तमाम देशों की बात बताई कि नेताओं के बेटे वहां ना जाए। मैं भी नेता हूं, अभी सदन में नहीं गया हूं, लेकिन एक संवैधानिक जो जिस पार्टी दिन है, आप सदन में जाएंगे उस दिन आपका बेटा रसिया पढ़ेगा। रसिया मेरा पढ़ रहा है। हाँ। मेरी बेटी रसिया में पढ़ रही तो है। उसी लिए क्या है? मैं नेता भी सदन में नहीं गया, मेरी बेटी रसिया में पढ़ रही है। एक बेटी मेरी गुजरात में, एक बेटा मेरा पढ़ रहा है। अब वो लंदन में पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, उसका कारण क्या है? अरे यार, ये लोग पहले जो बड़े बड़े लोग थे, इन लोगों ने अतिरिक्त शिक्षा लेने के लिए लंदन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूके सब जगह भेजा था। तो वो वहां से जब आते थे तो इन किड़बिड़ 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 बोलते थे, तो हमारे बच्चे दब जाते थे। तो हमने कहा जब ये वहां भेजेंगे तो मैं भी भेजूंगा, कितना पैसा लगेगा देखेगा, खेती भेज देंगे। तो बेटे पढ़ रहे हैं, तो हमसे, हम तो सदन में नहीं गए अभी, कहीं किसी सदन में नहीं गए। आपके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, रसिया में पढ़ रहे हैं। वो गरीब किसान का बेटा जो आखिरी तबके से अब आता है। सुनो, ये सुनिए। बात है। अब सुनिए, हाँ, जो गरीब तबका है इस देश का, बहुत 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता देश में अमीर हैं। अच्छा ये तो बताओ, इस देश का जो सबसे गरीब 80 लोग करोड़ हैं, लोगों का राशन दे रहे हो आप? मैं नहीं दे रहा हूँ। अरे सरकार दे रही ना, हाँ। सरकार नहीं दे रही हमारा किसानों का। अगर आप 1500 की डीएपी अगर 500 की कर दो, आज यूरिया 50 किलो की कर दो और उसका रेट 200 रुपए कर दो, और जो जो खाद और बीज है, बीज जो आता है 500 रुपए किलो, मक्का का बीज आता है उसको 100 रुपए किलो बेचो, 600 रुपए में आता है उसको 100 रुपए में बिकवाओ। आज आपके जो तरबूज का बीज है वो 30,000 रुपए किलो है। अरे कहाँ से आता है ये बीज और कितना पैसा जाता है? कारपोरेट लोगों को सब अमीर आदमी बना रहे हो, तो हमसे बता रहे हो किसान मजबूत हो जाएगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। ये कहीं कुछ नहीं, जो आप बता रहे नहीं मैं सही बात हैं। मैं बता रहा आपसे हूँ। पूछ रहा हूँ कि कब तक यह संभव है? ये संभव 24 के बाद किसान का बेटा बिल्कुल सही शिक्षा पाएगा। किसान के बेटे के साथ राजनेता का भी बेटा, वो हायर क्लास का भी जो लेवल का व्यक्ति है, जिसको आप कह रहे हैं कि इसको अब आरक्षण में ही मिलना चाहिए, वो भी, उसका भी बेटा एक ही स्कूल में हम सब साथ बैठ के पढ़े देखिए, और एक सामान्य व्यवहार हो। सामान्य व्यवहार, सम्मान व्यवहार 24 के बाद शुरू हो जाएगा। 24 के बाद अगर शुरू ये होगा सरकार तो हमारी ये 14 के पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे 14 में तो मोदी आ गए थे। 14 के पहले की बात 14 पूछ के रहा हूँ। पहले भी जो संस्थाएं थी, देखो IIM, हाँ, IIT जी। और जितने भी CBSE बोर्ड, ये सब किसने बनाए? किसने आप बनाया? बताओ। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस ने बनाए। स्कूल सब कांग्रेस के बने हुए, मोदी ने तो शौचालय बनवाया है। तो और बताओ। उसमें मुझे नहीं समझ में आता, एक देश में, एक देश है अगर, तो एक स्वास्थ्य होना चाहिए, एक शिक्षा होनी चाहिए। इसका ये जो निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है इस पूरे संस्थानों को, उसमें आम आदमी कैसे जाके इलाज कराए? आप तो नेताजी हैं, बड़े बड़े नेताओं का इलाज हो जाता है अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में, कोई शुल्क नहीं लगता होगा। अभी राजभर जी ने कहा था, उनकी माताजी का शायद कुछ हुआ था, हो गया है 4 लाख रुपए 4 दिन के लगे थे। हाँ। तो अगर एक आम वंचित वर्ग का या स्वर्ण समाज का ही कोई गरीब व्यक्ति जाकर वहां ऑपरेशन या इलाज करवाना चाहे, वो कैसे संभव है? अगर नहीं संभव है तो क्यों सरकारी हॉस्पिटलों को इतना सुगम और सरस उस समय नहीं बनाया गया जिस समय की ये आज आप आपका बात कर प्रश्न रहे हैं? सही है, ये आपका प्रश्न सही है कि जो स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े मेदांता जैसे हॉस्पिटल हैं, इनका बहुत लंबा चार्ज है, और इससे भारतीय वंचित समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन सहमत नहीं है। हम ये विचार करेंगे अपनी, ये आपकी बात को मैं खुद इसको रखवाऊंगा कि मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों का खर्चा कम हो और मेडिसिन का जो दाम है वो भी देश में कम हो, ताकि हर गरीब तक वो दवा पहुंच सके। इंडिया गठबंधन सहमत नहीं है आप कह रहे हैं? इंडिया अलायंस में ही शामिल है एक परिवार है बिहार का, लालू परिवार, जानते ही होंगे आप। मैं जानता हूँ। उनको भारत में हॉस्पिटल नहीं मिला। भारत में उनके बेटे स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, और उन्होंने, ये कौन सा देश है, कोई विदेशी देश में ही, सिंगापुर में शायद, सिंगापुर में अपनी किडनी बदलवाई जी। इसको किस तरह से देखते हैं? अगर वो वही किडनी पटना एम्स में या दिल्ली एम्स में बदलवाए होते तो आज भारत के लोगों पर क्या प्रभाव होता? वो लोग सोचते
यहाँ किडनी खराब होगी तो पटना एम्स है, भारत में एम्स है, दिल्ली में, और लखनऊ में है हॉस्पिटल, ये वहाँ बदलवा लेंगे। देखिए, अब यहाँ 50 दुकानें खुली हैं, आप कितनी दुकान में सौदा लेना लेकिन चाहेंगे? अगर दुकान ये बताओ। अगर अगर दुकान उनका खोलने मन है का यहाँ जिम्मेदार सौदा मैं लेंगे, हूं, उसका मन है यहाँ सौदा अगर- लेंगे, ये सब अस्पताल हैं। सुनिए, कोई इसमें दवा लेगा, कोई इसमें दवा लेगा, कोई इसमें तब आप लेगा। किस समानता ये की बात कर रहे पूरा हैं महोदय? भारत तब नहीं, किस पूरा समानता की बात? पूरा विश्व हमारा है। हम पूरे विश्व की बात करते हैं। जो टेक्नोलॉजी विदेशों में है, हमारे देश में अगर नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी हम देश में लाएंगे कब? जब हम विदेश जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हम उस चीज को भी लागू करेंगे। अगर वहाँ अच्छा है तो हम अपने देश में भी उसको लागू कर लेंगे। अगर हमारे देश में वो चीज कम है तो हम वहां से लाकर यहाँ कर लेंगे। यही तो विकसित भारत है ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ। हमें क्या पता, आप बताएंगे। हम आप ये नेता बता रहे हैं, मोदी जी सिर्फ ये कर रहे हैं कि 5,000 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब जा करके हम राम मंदिर बना पाए। ये बताओ, तुम राम को क्या कैद करके रखना चाहते हो? मेरे रोम में राम है, मेरा नाम रामकरण है, ठीक है। राम और कर्ण जैसा दानी और राम जैसा संस्कार करने का मेरा भी चिंतन है, और मेरे परिवार के लोग सब मानते हैं। लेकिन अब ये कह दो सिर्फ राम हमारे हैं, तो भैया ले जाओ अयोध्या में, तुम घंटा बजाओ जा करके। जब राम आपके भी हैं, राम आपके भी हैं, इंडिया अलायंस वालों के भी थे, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब न्योता दिया तो काहे नहीं? अरे सब गए, सब जाएंगे। दिखे नहीं एक देखिए, भी। सुनिए, जब तुम अपना मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो तो राम कोई कब्जे में थोड़ी है। राम तो मेरे घर में है, हम उसमें अपनी आराधना कर रहे हैं। गांधी जी ने तो कहा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जब हम घर में अपने राम राम कर रहे हैं, तो राम कोई अयोध्या में थोड़ी। राम तो रोम रोम में है। हर किसान राम राम करता है। जब कांटा लगता है तो कहता है अरे राम। तो ये जो आपकी पार्टी है, भारतीय वंचित समाज पार्टी, इसका प्रभाव किन किन जिलों में है और किस स्तर का? हमारा प्रभाव अभी 30-35 जिलों में है। हम अपनी पार्टी पूर्वांचल को या पश्चिमांचल? पश्चिमांचल में ज्यादा है, मध्यांचल में भी है। हम धीरे धीरे लोगों को जगा रहे हैं, और साथ में हम इस विचारधारा में गठबंधन में इंडिया में आए कि ये पीडीए की बात जो आदरणीय अखिलेश यादव ने कही है, मेरे आप दिल भी को कैसे बात है। चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ अभी। तो आप तो संसद में आवाज उठा नहीं सकते, लेकिन आप नेताओं के साथ आपका अच्छा परिचय है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप संसद में जिन नेताओं को भेजें अपने समर्थन से, उनसे ये जरूर कहें कि शिक्षा समान हो, स्वास्थ्य समान हो, देश में जो ये सारी चीजें हैं, जो भी मूल आवश्यकताएं हैं लोगों की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिले लोगों को। समानता की और मैं बात समानता की बात। इसके लिए आपको नेटवर्क भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो साक्षात्कार किया और जो आपने प्रश्न किए वो बहुत अच्छे थे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, ये थे भारतीय वंचित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सुना आपने किस उद्देश्य के साथ सैफई में मौजूद हैं। मैं भी सैफई में हूँ। परसों चुनाव होने हैं यहाँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप जुड़े रहिए नेटवर्क भारत के साथ।